नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का जौहर एजू कैंपस में। आज हम लोग अपने इतिहास की पहली कक्षा शुरू करने जा रहे हैं आपके पीटी के दृष्टिकोण से। इतिहास के जिस सेक्शन की हम लोग शुरुआत करेंगे वो है प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, पहले प्राचीन, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक, ताकि एक लिंक भी बना रहे और हमें ये पता रहे कि हम कहाँ से पढ़ रहे थे और कहाँ पहुँचे ना। तो हम आज प्राचीन भारत की हम लोग शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जौहर एजू कैंपस आपकी तरक्की को एक नई दिशा देने में सक्षम है और आप इस बात से सहमत होंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पीटी की परीक्षा और इतिहास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल क्या है। पहले स्टडी मटेरियल में बात करेंगे कि हमें किस किस चीज़ का एक सपोर्ट हमें चाहिएगा। देखिए, सबसे पहले सपोर्ट तो चाहिए आपको क्लास नोट्स का। आप ये महसूस करेंगे कि शायद क्लास नोट्स हमारे सबसे बेहतर हैं जो आप बनाने जा रहे हैं। पेन पेपर का साथ होना चाहिए, लगातार नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, और जब जब आपको किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको कंसर्न में लेकर आऊँगा। चलिए सर, प्राचीन भारत। हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया। हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया। दोस्तों, बड़ा रोचक ये विषय है। अक्सर इसके बारे में मिथ ये है कि काफी बोरिंग है, लेकिन ये सत्य से परे बात है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जबरदस्त, रुचिकर और बहुत शानदार इसमें आपको चीजें सीखने को। ठीक है, यहां पर हम जिस टॉपिक से अपनी क्लास की आज शुरुआत करेंगे दैट इज पाषाण काल। कहां से शुरू करने वाले हैं? पाषाण काल से। पाषाण काल का स्टोन एज। स्टोन एज वो कहानी जो शुरू हुई होमोसेपियंस के कुछ पहले से। बात बड़ी स्पष्ट समझिए, होमोसेपियंस के कुछ पहले से, और जिसको दिशा दी होमोसेपियंस ने और तरक्की दी एडवांस होमोसेपियंस ने। यह कहानी है मानव के उस इतिहास की जहां इंसान ने अपनी जिंदगी का लगभग 96% समय बिताया है। अगर हम इंसानी जिंदगी की बात करें, लगभग 96 से 97% के आसपास का समय हमारा पाषाण काल में छुपा हुआ है। बड़ी अजीब बात नहीं लगती कि सर जिस तरक्की की दुहाई हम देते हैं वो तरक्की मानव के इतिहास का मात्र 1 या 2% के आसपास सिमट के रह जाती है? बात तो सत्य है, और अभी इस बात को आप देखेंगे। ठीक है, पाषाण काल आप हेडिंग डाल दीजिए। स्टोन एज की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, और जनरली इस टाइम पीरियड को हम 5 लाख बीसी 5 लाख बीसी से हम जाते हैं 4000 बीसी तक। आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत बेसिक सी बातें जिन्हें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके बारे में यहाँ पर लिखवा देता हूँ ताकि आगे बढ़ने से पहले वो सब बातें यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। उन फैक्ट्स में पहला फैक्ट कि हेरोडोट्स को हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेरोडोट्स हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ये बातें बहुत मामूली हैं, लेकिन आप थोड़ा सा क्योंकि क्लास शुरू कर रहे हैं तो बेसिक बातों को याद रखिए। फादर ऑफ हिस्ट्री इसको कहा है ना। और इतिहास शब्द का अर्थ होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इट मीन्स ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। बात जग जाहिर है जब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा ही हुआ था, तो सर इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये वो समय है जिसके बारे में ठोस बातें की जाएंगी, बिल्कुल सबूतों के साथ। अब हुआ तो बहुत कुछ था, कुछ मिथ में है, कुछ कहानियों में, कुछ कल्पनाओं में, तो वो सब इतिहास नहीं है। इतिहास वो जो बहुत ऑथेंटिक है। ठीक है, चलिए। इतिहास इतिहास साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंसेस
के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है, तीन भाग। और फिर हम ये बात गौर करेंगे कि हमारा पाषाण काल किस टाइम पीरियड में आता है। एविडेंसेस के बेस पर तीन भागों में आप इसे बांट सकते हैं। पहला, हम कहानी के को थोड़ा कान घुमा के पकड़ेंगे, बात हमारी वही है ना, थोड़ा सा कान घुमा के पकड़ने वाली बात है, और हम इस बात को वहीं से शुरू करेंगे, थोड़ा कान घुमा के हम इस बात को पकड़ेंगे। जैसे क्या कहता है वो, जब लिखित साक्ष्य नहीं है, पहला भाग, जब लिखित साक्ष्य नहीं है, जब लिखित साक्ष्य नहीं है, देयर इज नो रिटन एविडेंसेस, नो रिटन एविडेंसेस, और कुल मिलाकर हमारे इतिहास की पूरी कहानी उन सब बातों पर निर्भर है कि पत्थर क्या मिला, चित्रकारी क्या मिली, मूर्ति क्या मिली, उन्हीं बेसिस पर डेवलपमेंट सोशल और टेक्निकल, उन्हीं बेसिस पर इनके इंटरेस्ट, इनकी रुचियां, इनकी संस्कृति, इनके आचार विचार, इन सबका अंदाजा लगाने की कोशिश की जाती है। दूसरा टाइम पीरियड है वो जब रिटन एविडेंसेस तो हैं, रिटन एविडेंसेस, लिखित साक्ष्य हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते होंगे कि सर हमने कई बार पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर लिखा हुआ तो है, लेकिन वो क्या लिखा है वो राज उन्हीं के साथ चला गया, मतलब हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए। लेकिन पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। एक एविडेंसेस कौन से हैं? दूसरे एविडेंस हैं वो जब लिखित साक्ष्य हैं, रिटन एविडेंसेस हैं आपके पास, लिखित साक्ष्य हैं और पढ़े भी जा सके हैं, पढ़े भी जा सके। प्यारे मित्रों, आपने समझा कि आपके सामने इतिहास का विभाजन तीन तरीके से है। पहला वो जब लिखित साक्ष्य नहीं है, दूसरा जब लिखित साक्ष्य है पढ़े नहीं जा सके, तीसरा वो जब लिखित साक्ष्य है भी और उनको हम पढ़ भी पाए हैं। इसी बेस पर इतिहास का विभाजन हम तीन प्रकार से कर देते हैं। पहला, इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, दैट इज प्री हिस्टोरिक। क्या कहा जाता है इसको? प्री हिस्टोरिक। दूसरा ये वाला सेक्शन प्रोटो हिस्टोरिक, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, दैट इज प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक, ये टाइम पीरियड ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, जिसे हम हिस्टोरिक एज कहते हैं, हिस्टोरिक। अब मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि भारतीय इतिहास का कौन सा टाइम पीरियड किस पार्ट में रखा जाए। बात स्पष्ट, अगर आपने जरा सा भी हल्का सा भी आपको इतिहास का ज्ञान है या 9th-10th में भी आप पढ़ के आए हैं तो बहुत सारी बातें आपको बेसिक तो जनरली मतलब पता हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। वो है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं तो कहूँगा कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको निकाल के ले जाएंगे। देखिए सरकार, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में शामिल है स्टोन एज, इसमें पाषाण काल शामिल है, इसमें स्टोन एज शामिल है, जिसे आप पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल।
इस टाइम पीरियड में शामिल हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें शामिल है वैदिक एरा, वैदिक एरा, वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक काल। और इसमें शामिल है भगवान बुद्ध के काल, भगवान बुद्ध के बाद का काल, भगवान बुद्ध के बाद का काल, भगवान बुद्ध के बाद का काल। द मौर्यंस, महाजनपद, गुप्ता, सातवाहन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपके थर्ड वाले सेक्शन में शामिल हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम जिस टाइम पीरियड की शुरू कर रहे हैं दैट इज पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल। आप जानते हैं कि सर हम इस बात को समझ गए हैं कि पाषाण काल हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड का टाइम पीरियड है। किसका है? प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड का। चलिए साहब, हेडिंग डाल लीजिए। पाषाण काल में हम थोड़ा सा कुछ चीजें लिखते हैं ताकि आपको कुछ याद रहे बात। देखिए साहब, लोक सेवा आयोग की परीक्षा पूरी तरीके से आपकी राइटिंग स्पीड पर डिपेंड करती है। तो नोट्स बनाइए जरूर, लेकिन लिखने से बिल्कुल परहेज ना करिएगा, है ना। जब आप नोट्स बनाने की प्रक्रिया में होते हैं तो विश्वास करिए उस समय आप लिखने का अभ्यास भी कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके शब्दों का कलेक्शन बढ़ता है और वही शब्दों का कलेक्शन आपको मुख्य परीक्षा में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। ठीक है, चलिए, दैट इज स्टोन एज, स्टोन एज। इसको प्राग ऐतिहासिक टाइम पीरियड में रखा जाता है, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, प्राग ऐतिहासिक टाइम पीरियड का ये पार्ट है। डॉक्टर प्राइमरोज, कौन? डॉक्टर प्राइमरोज भारत में प्राग ऐतिहासिक इतिहास के पिता कहे जाते हैं। किसके जनक? प्राग ऐतिहासिक इतिहास के जनक हैं डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज, प्राइमरोज भारत में फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया कहे जाते हैं, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्राग ऐतिहासिक इतिहास के जनक कहे जाते हैं, प्राग ऐतिहासिक इतिहास के जनक कहे जाते हैं, इतिहास के जनक। देखिए साहब, भारत में स्टोन टूल्स, पाषाण काल के उपकरणों को खोजने की परंपरा पुरानी तो थी नहीं, हमें तो फुर्सत थी नहीं इन सब बातों की कि हम इन सब बातों को खोजें। हाँ, अंग्रेजों को जरूर इंटरेस्ट था और इन्हीं में से हैं एक मिस्टर डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज कर्नाटक के रायचूर जिले में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? रायचूर में एक जगह पड़ती है लिंग सुरुर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रायचूर में लिंग सुरुर में स्टोन टूल की खोज करते हैं, स्टोन टूल, पाषाण उपकरण की क्या करते हैं? खोज करते हैं। प्यारे मित्रों, बहुत ध्यान से समझिएगा आप इस बात को। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्राइमरोज की। किनकी? डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज भारत में फादर ऑफ
प्री हिस्टोरिक इंडिया कहे जाते हैं। इन्होंने क्या कहा, कर्नाटक के रायचूर में, कौन सी जगह है, कर्नाटक के रायचूर के लिंग सुरूर में ये स्टोन टूल की पहली बार खोज करते हैं और यहीं से वो क्रम शुरू हुआ भारत में पाषाण काल, स्टोन एज के टूल्स को खोज निकालने का। उसके बाद नाम आता है मिस्टर जॉन इवांस का। किनका? जॉन इवांस। डॉक्टर प्राइमरोज, डॉक्टर प्राइमरोज, डॉक्टर प्राइमरोज के बाद मिस्टर जॉन इवांस, जॉन इवांस। ये भी स्टोन टूल खोजने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर, कहां पर, नर्मदा नदी के तट पर एक जगह है टी नरसिंहपुर, वहां से बहुत सारे स्टोन टूल्स को खोज निकालते हैं। ये कहां, इनकी खोज कहां थी? मध्य प्रदेश। कहां पर? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के तट पर एक जगह पड़ती है टी नरसिंहपुर, टी नरसिंहपुर, यहां से खूब सारे स्टोन टूल्स को प्राप्त करते हैं। टी नरसिंहपुर से क्या प्राप्त करते हैं? बहुत सारे स्टोन टूल्स। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। कई बार प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल पूछा गया है कि भारत में सबसे पुराने मानवीय अवशेष कहां मिले हैं? नर्मदा घाटी में। इस बात को थोड़ा सा इनमें लिख देता हूं। भारत में प्राचीन मानवीय अवशेष, मानवीय अवशेष, द स्केल्टन्स, नर्मदा वैली में। कहां मिलते हैं? नर्मदा वैली में मिलते हैं। कहां मिलते हैं साहब? नर्मदा वैली में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं आपको आपकी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातों को ऐसे बताता चलूंगा जो कई बार ऐसे फैक्ट होते हैं, हिडन फैक्ट्स, है ना, नहीं पकड़ में आते, उनको हमें याद रखना है। चलिए साहब, फिर आते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। इनका नाम आपको जरूर पेपर में पूछेगा। ये जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के उस समय हेड हुआ करते थे और रॉबर्ट ब्रूसफुट चेन्नई, मद्रास में पल्लवरम में एक हैंड एक्स को खोज निकालते हैं। हैंड एक्स मतलब एक ऐसा स्टोन टूल जिसमें हाथ से पकड़ने के लिए स्पेशल जगह बनाई गई है। ठीक है, अभी आप डिस्कस भी करेंगे आगे मुझसे हैंड एक्स कल्चर। कौन सी कल्चर? हैंड एक्स कल्चर। मिस्टर रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863, रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863, मिस्टर रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये क्या करते हैं? थोड़ा सा इनके बारे में सवाल कई बार पूछा गया है तो मैं कुछ बातों को यहां हाईलाइटेड करके बता देता हूं। ये जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया थे। किस पद पर थे? ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ये हेड हैं। आपने अगर लास्ट ईयर के पेपर करे होंगे तो उसमें पल्लवरम का नाम कई बार पूछा गया है। कौन पल्लवरम से कौन संबंधित है? ब्रूसफुट। कहां पड़ता है? मद्रास में। तब 1863 में। क्या मिला? स्टोन टूल। किस टाइप का? हैंड एक्स टाइप का। यही 4 सवाल आपके पीटी में शानदार बन जाते हैं। समझिए, ये मद्रास के पास एक जगह पड़ती है पल्लवरम। मद्रास के पास पल्लवरम, मद्रास के पास पल्लवरम से प्यारे दोस्तों हैंड एक्स प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? हैंड एक्स। उसके बाद तो साउथ में मिलने वाले स्टोन टूल्स में हैंड एक्स जैसे स्ट्रक्चर का मिलना बड़ी कॉमन बात हो गई। बात इतनी कॉमन हो गई कि लोगों ने कहा कि हैंड एक्स कल्चर। कौन सी कल्चर? हैंड एक्स कल्चर। ठीक है। उसके बाद मिस्टर विलियम किंग। कौन? मिस्टर विलियम किंग
इन सब विद्वानों के नाम दोस्तों आप याद रखिएगा। मिस्टर विलियम किंग, विलियम किंग, विलियम किंग साहब अतिरम पक्कम से हैंडेक्स खोज निकालते हैं। कहां से? अतिरम पक्कम से हैंडेक्स खोज निकाला। अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम से हैंडेक्स को खोज निकाला। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को इसको खोजा जरूर, लेकिन वो उनको ये नहीं पता था कि वो अपनी कब्र खोद रहे हैं। कैसे सर, थोड़ा बताइए। इन सब बातों से एक बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है। आने वाले समय में चार्ल्स मैसन साहब एक टीले की जानकारी भी देंगे जो हड़प्पा का टीला था। चार्ल्स मैसन आप आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कि जब पंजाब का राज्य ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया था तो इस चार्ल्स मैसन को उस कमेटी में मेंबर बनाया गया था जो कमेटी पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी। रेलवे लाइन बिछ रही थी, टीले की जानकारी देता है, इधर स्टोन टूल्स खोजे जा रहे थे, टीले मिले तो शहर मिला, शहर मिला तो अंग्रेजों की वो बात एकदम झूठी हो गई जिसमें वो कहते थे कि भैया हम पहले से डेवलप्ड लोग हैं, हम शहरों में रहते हैं। शाबाश, आपकी बातें सुनकर हमें अच्छा लगा, लेकिन मिस्टर ब्रिटिशर्स आप देखिए हमारे यहाँ जब हड़प्पा सभ्यता के शहर थे तो शायद आपको जानकारी नहीं है कि आपके वहां कुछ भी नहीं था। तो ये कह देना कि हमने शहर पहले बसाए, हम बहुत दुनिया से आगे निकले, ये महज एक बेवकूफी है। ठीक है, तो ये सब चीजें खोज हो तो रही थी, लेकिन ये ब्रिटानी हुकूमत अपनी कब्र खोद रही थी। भारत में नेशनलिज्म को जन्म देने में इन खोजों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है मित्रों। ठीक है, समझिए। अब 1935 कौन सा साल आता है? 1935। प्रोफेसर डी टेरा और पीटरसन, डी टेरा और पीटरसन की लीडरशिप में येल कैम्ब्रिज अभियान दल, येल कैम्ब्रिज अभियान दल भारत आया। इट वॉज द ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, अभियान दल क्या आता है? भारत। और ये लोग शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज से पोतवार प्लेटू तक, पोतवार का जो पठार है, पोतवार प्लेटू तक रिसर्च करते हैं। बात को बहुत ध्यान से समझिए। 1935 में प्रोफेसर डी टेरा और पीटरसन के लीडरशिप में येल कैम्ब्रिज अभियान दल भारत आया और शिवालिक रेंज से पोतवार के पठार तक इन्होंने बहुत रिसर्च की और बहुत सारे स्टोन टूल्स को खोज निकाला। तक रिसर्च और स्टोन टूल्स, पाषाण उपकरणों, स्टोन टूल्स को खोज निकाला। फाइनली पब्लिश होती है एक किताब, जो किताब आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई है। मिस्टर स्टुअर्ट पिगट 1950 में, मिस्टर पिगट, स्टुअर्ट पिगट, कौन? स्टुअर्ट पिगट की एक बुक, दैट इज, क्या बुक का नाम था? प्री हिस्टोरिक इंडिया। क्या नाम है इनकी पुस्तक की? पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया प्राग ऐतिहासिक काल पर प्रकाश डालती है। प्राग ऐतिहासिक
काल पर क्या डालती है? प्रकाश। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन सारी बातों का एक बार रिकैप देख लेते हैं। देखिए साहब, हम प्राचीन भारत की शुरुआत कर रहे हैं। हमने पाषाण काल की शुरुआत की है। मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए, मैंने इतिहास का आपको विभाजन बताया, और फिर मैंने बताया प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में, और फिर मैंने बताया वो लोग जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने इसमें शुरू किए। फिर आया वो टाइम पीरियड जब प्रोफेसर डी टेरा और पीटरसन का येल कैम्ब्रिज अभियान दल भारत में आता है और शिवालिक रेंज से, कहां से? शिवालिक रेंज से पोथवार के पठार तक ठीक ठाक रिसर्च करता है और बहुत सारे स्टोन टूल्स को प्राप्त करता है। 1950 में आई मिस्टर स्टुअर्ट पिगट की पुस्तक जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक इंडिया ने प्राग ऐतिहासिक काल पे खूब प्रकाश डाला। ठीक है, ये थे वो लोग जिनका इंपॉर्टेंट योगदान है क्या करने में? भारत के प्राग ऐतिहासिक काल को खोजने में। ठीक है, चलिए साहब, अब हम चलते हैं प्रॉपर स्टोन एज पर। मिल गए हैं, रिसर्च हो गई है, ये पता चल गया है कि स्टोन एज भारत में किसकी ड्यूरेशन में था। विभाजन शुरू हुआ, टूल्स का नामकरण शुरू हुआ, लोगों के आचार विचार पता करने शुरू हो जाते हैं। देखिए साहब, क्या है ये स्थिति। हमने अभी इतिहास का विभाजन देखा था। किसका विभाजन? इतिहास का विभाजन। पाषाण काल, पाषाण काल को स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अध्ययन की दृष्टि से, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्टों में बांटा जाता है। कितने पार्टों में बांटते हैं? 3 पार्टों में बांटते हैं। प्यारे दोस्तों, बात समझिए। स्टोन एज वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे समझिए कि सर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत पड़ेगी, कैसे? देखिए क्यों जरूरत पड़ी। पाषाण काल का जनरली टाइम पीरियड 5 लाख बीसी से 5 लाख बीसी से 4000 बीसी तक है। अलग अलग किताबों में ये 1-2 आंकड़े आपको अलग अलग मिल भी सकते हैं। नहीं समझ भाई साहब? कितना ड्यूरेशन है? ये ड्यूरेशन स्टोन एज का। लेकिन अब मुझे एक बात तो बताइए, 5 लाख बीसी से 4000 बीसी मतलब 4,96,000 साल। कितने? 4,96,000 साल हमने स्टोन एज में काटे हैं। अब इतना बड़ा टाइम पीरियड को तुम एक साथ कैसे पढ़ सकते हो? ये बात तो सही है सर, इसमें तो 100% बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे और बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यस, इन्हीं चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 3 पार्ट कर लिए। कौन से बताइए सर? देखिए, इसमें पहला भाग है, फर्स्ट वन, पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज। कौन सा एज? पैलियोलिथिक। दूसरा टाइम पीरियड है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, दैट इज मीसोलिथिक। तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण, दैट इज नियोलिथिक। समझ गए? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। 3 पार्ट्स में हम पाषाण काल को डिवाइड करके चलते हैं। एक बार इनका ड्यूरेशन, हालांकि अलग अलग किताब अलग अलग ड्यूरेशन, लेकिन फिर भी एक जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जैसा ड्यूरेशन है, इसका जो टेन्योर है, फिर भी उसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए सर,
पूरा पाषाण काल 5 लाख बीसी कब से शुरू होता है? 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। सबसे बड़ा टाइम पीरियड यही है। मानव के इतिहास का परसेंटेज निकालोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। हम जिस पे गुमान करते हैं अपने डेवलपमेंट है, वो तो हमारे इतिहास का मुश्किल से 1 या 1.5% हिस्सा है। समझ जाइए आप। दूसरा मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 8,000 बीसी। अगर किसी किताब में कुछ अलग दिया है तो बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है ना। उसके बाद 8,000 बीसी से कहीं आपको 6,000 लिखा मिलेगा, 6,000 बीसी लिखा मिलेगा, कहीं आपको 4,000 बीसी। ये सब आपको आंकड़े मिल सकते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कौन सा? नव पाषाण काल। तो इसमें घबराने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस ड्यूरेशन को प्यारे मित्रों शुरू करेंगे कि सर हमें एक चीज जो हमें दिख रही है और शायद आप भी उसी को बताने वाले हो, जो पूरा पाषाण काल हम देख रहे हैं। कौन सा? पूरा पाषाण काल। सर ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, 4,90,000 साल में कि हाँ भैया, तो फिर इसका क्या करें? इसको भी डिवाइड करेंगे। 4,90,000 साल में भी तो कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती, चेंजेस की कंसिस्टेंसी हो सकती है। लेकिन सर ये तो इसमें तो काफी कुछ चीजें, हाँ बिल्कुल बहुत सारी चीजें बदल गई थी मित्रों, समझते हैं आप। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल के बारे में। इसके बारे में पूरा पाषाण काल, हेडिंग डालिए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दैट इज पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, समझिए साहब, इसका टाइम पीरियड देखिए सर, समझना तो जरूरी होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होता है आपकी कॉपी में नोट्स बने रहना। इसका टाइम पीरियड 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक जाता है, से 10,000 बीसी तक जाता है। ओके, इसको भी तीन पार्ट्स में बांटा जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, आप सुनोगे तो मजा आ जाएगा आपको कि वाह सर ये तो हमारे मानव के इतिहास की परतें खुलती जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है, के बारे में आप इस बात को जानोगे कि सर ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमें नजर आ रही है। इसको हम तीन पार्ट्स में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में? तीन पार्ट्स में हम बांटते हैं। पहला हिस्सा, फर्स्ट, वन, टू, थ्री, निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, दैट इज प्री पैलियोलिथिक। प्री पैलियोलिथिक। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल, दैट इज प्री मिड पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक। अगला है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, दैट इज अपर पैलियोलिथिक।
अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो हम सबसे पहले जिस टाइम पीरियड को पढ़ेंगे, एक बार इनका भी ड्यूरेशन मैं आपको लिखवा देता हूं। बहुत ज्यादा मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ड्यूरेशन कुछ ज्यादा नहीं आ रही, अरे मैं समझ सकता हूं भाई, खास भी कभी बहू थी, मैं समझ पा रहा हूं इस बात को कि कई बार ड्यूरेशंस को याद रखने में समस्या आती है, तो उसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं, याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं, वो पूछा शायद जाएगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ते समय तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि चलो जानकारी तो इसके बारे में की ही जाए, नहीं। चलिए, ये टाइम पीरियड 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक, ये 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक, ये बीसी आप लगा लेना, ठीक है भैया। 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक, ठीक है दोस्तों। हेडिंग डालिए, सबसे पहला निम्नपुरा पाषाण काल। कौन सा? निम्नपुरा पाषाण काल। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें सब समझ में आई हैं, क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया, स्टोन एज की शुरुआत कहां से होती है वो आपको सब समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए साहब, निम्नपुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, दैट इज लोअर पैलेलिथिक एज, ठीक है। देखिए साहब, आप जानते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया आपको स्टोन टूल्स खोजने हैं, चलिए आप और हम मिलकर रिसर्च करते हैं, तो ऑब्वियस बात है आप स्टोन टूल्स खोजने के लिए आप कहां पहुंचेंगे? बड़े वाले हिमालय पर, एवरेस्ट पहुंच जाएंगे? नहीं सर, वहां क्या मतलब, वहां तो वैसे पॉसिबिलिटीज नहीं है इंसानी जीवन की, ठीक है। तो सर वहां पहुंचिए जहां पत्थर मिलेंगे, तो मैं बता दूं ये पत्थर तो पहाड़ों के नीचे मिलते हैं, जिसे हिल फुट कहते हैं, फुट हिल्स क्या बोलते हैं, फुट हिल्स में, जिसे गिरिपात कहते हैं। ऐसे ही पहाड़, यहां से नदियां निकलती हैं, क्या निकलती हैं सरकार, ये रिवर्स यहां से जब चलती हैं, पहाड़ों में से जब नदियां बहकर निकलती हैं, तो इनमें से कुछ पत्थर बहकर आते हैं। क्या बहकर आते हैं? पत्थर। पत्थर जो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, कुछ ऐसे वो पत्थर हैं जो बहकर आते हैं। क्या बहकर आते हैं? कुछ पत्थर, इन्हें पेबल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ पत्थर बहकर आते हैं, ये पत्थर गुरु पेबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेबल्स। सुना है आपने? ये सर बिल्कुल सुना है, पेबल्स का तो हमने बात सुनी है कि हाँ पेबल्स होते हैं। अब जब ये पेबल्स नीचे आते हैं तो धीरे धीरे फ्रैक्शन होने की वजह से, है ना, फ्रैक्शन होने की वजह से ये चिकने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे नीचे आकर ये एक प्रॉपर शेप लेना शुरू कर देते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रॉपर शेप लेना शुरू कर देते हैं, ये स्मूथ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्मूथ। अब इनसे स्टोन टूल बनाना आसान है, इनसे स्टोन टूल बनाना आसान है, लेकिन ये पत्थर तो बड़े हैं, ये पत्थर तो बड़े हैं। अब इन पत्थरों को इंसानी बस की बात नहीं है कि उठा के तुम शिकार कर दो। हो सकता है सर, नहीं हो सकता, तो हम भी जानते हैं क्या करना पड़ेगा कि सर इन पत्थर को छोटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन पत्थरों को छोटा करना पड़ेगा। और जब आप इस पत्थर को छोटा करने के लिए चलेंगे तो आप इस पत्थर को उठाएंगे और ऐसे नीचे पटक देंगे। पटकने के बाद क्या होगा, देखिए, आपने एक पत्थर लिया और इस पत्थर को उठा के पटक दिया, पत्थर को उठाकर धड़ाम से जमीन पे देके मारा, तो आप क्या देखते हैं कि आपके ये जो कोने वाला क्षेत्र है, ये सब जो है ये टूट कर इसके अलग हो जाएंगे। ऐसे ये जो इलाका, ये जो क्षेत्र है भाई, कोने से टूट जाएगा ये पत्थर, हाँ या नहीं? क्या होगा? टूट कर अलग हो जाएगा।
इसका जो कोना है, इसका कोना टूटकर अलग। उससे क्या होगा सर, हम समझ गए। उससे होगा ये सर कि जब ये कोना टूटकर अलग हो जाएगा तो ये पत्थर हल्का हो जाएगा। नाउ इट इज टू इजी टू यूज इट। ये बहुत आसान है अब इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि हल्का हो गया, फेंक के मार दीजिए, आप किसी पर शिकार हो जाएगा। क्यों भैया, उस समय कौन सा चिली पटेटो बर्गर मोमोज बनते थे, है ना। सारा खेल हंटिंग का है। किसका खेल है, हंटिंग का। बात क्लियर हुई। तो ये जो कोना टूटकर अलग हुआ, बीच वाला हिस्सा जो है, इस हिस्से को आप इस्तेमाल करते हैं, और गुरु इसी हिस्से को कोर कहते हैं। ये क्या है, ये हिस्सा कोर है, जो पेबल से टूटकर बना है। किससे टूटकर बना, पेबल से। तो ये जो बातें आपने समझी, इस बात को पहले आप लिखिए। इसमें गोलाश्म, जिन्हें हम पेबल्स कहते हैं, पेबल्स का महत्वपूर्ण योगदान है। पेबल्स का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, देखिए, इस पूरी कल्चर को कोर कल्चर कहते हैं। कौन सी कल्चर, कोर कल्चर। इसको कोर कल्चर कहा जाता है। कोर कल्चर, इसे कोर संस्कृति कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोर संस्कृति कहा जाता है। जो आप समझें उसको नोट जरूर करते चले, वरना मामला खराब हो जाएगा। तो इसके गोलाश्म का महत्वपूर्ण योगदान है, इसे कोर कल्चर कहा जाता है। इसी कोर कल्चर के बहुत सारी चीजें आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगी, जो हैंडेक्स टाइप की हैं, और ऊपर जो हथियार मिले, चापर और चपिंग। इसे चापर चपिंग संस्कृति भी कहते हैं। कैसा होते हैं चापर और चपिंग, ध्यान से देखिए। इसको चॉपर, चॉपिंग, चॉपर, चॉपिंग कल्चर भी इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं, चॉपर चॉपिंग कल्चर। क्या बोलते हैं, चॉपर चॉपिंग कल्चर भी इसको कहते हैं। ठीक है, चॉपर चॉपिंग कल्चर। चॉपर चॉपिंग कल्चर में देखिएगा, चॉपर चॉपिंग कल्चर क्या है। चॉपर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, कुछ आपको ऐसे टूल्स देखने को मिलेंगे। आपको ऐसे टूल्स देखने को मिलेंगे, दोनों तरफ से धार बनाए हुए। दक्षिण भारत में मिलेगा आपको कुछ ऐसा, ऐसा। देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये कैसा लग रहा है, ये इसमें जगह है पकड़ने की। हैंडेक्स, क्या है ये, हैंडेक्स, दैट इज हैंडेक्स। इसको हैंडेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो है, ये आपका चॉपर और चपिंग कल्चर और पेबल संस्कृति के अंतर्गत ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये सब देख रहे हैं आप, ये ऐसा, इस तरीके से, है ना, ये हैंडेक्स है। लेकिन चॉपर चपिंग पेबल कल्चर और हैंडेक्स कल्चर
भारत में एक जगह पर आकर कॉमनली मिलती हैं, उस जगह को चौतरा कहते हैं। कौन सी है? चौतरा। चौतरा इनका मिलन स्थल है। पॉइंट टू बी नोटेड। चापर चपिंग, चापर चपिंग और हैंडेक्स संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति का मिलन स्थल कौन सी जगह है? चौतरा पड़ती है। कौन सी जगह पर है साहब? चौतरा में है। मिलन स्थल चौतरा है। ठीक है, बात आप समझ गए। उम्मीद करता हूं ये मेरी पूरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके स्थल कौन से हैं? कई बार पेपर में पूछा जाता है कि सर इसके स्थल आप बता दीजिए कि कौन से स्थल हैं। निम्न पुरा पाषाण काल की संस्कृति से संबंधित स्थल हैं। संबंधित स्थल, संबंधित स्थल देखिए। एक स्थल जम्मू कश्मीर में है, बेसिकली दो हैं। एक स्थल महाराष्ट्र में है। कहां है साहब? महाराष्ट्र में, राजस्थान में है और एक उत्तर प्रदेश में। ये स्थल आपको नोट करने हैं। ये हमारे पास 4 स्थल हैं कि सर ये क्या बनाए, अभी बताता हूं, आप टेंशन ना लें। ठीक है, ये स्थल नंबर 1, 2, 3 और ये है चौथा। पूरा निम्न पुरा पाषाण काल के स्थल, निम्न पुरा पाषाण काल की साइट। निम्न पुरा पाषाण काल की जो साइट्स हैं, कश्मीर में पोतवार का पठार। कौन सा है? कश्मीर में पोतवार का पठार। कश्मीर में पोतवार पठार, पोतवार का पठार और लिद्दर रिवर वैली। कौन सी नदी घाटी? लिद्दर नदी घाटी। ये कश्मीर में मौजूद हैं वो साइट्स जो निम्न पुरा पाषाण काल से। महाराष्ट्र में जगह पड़ती है नेवासा। कौन सी जगह है? नेवासा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। ठीक है, साथ ही कश्मीर में हो गया, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मरुभूमि में, मरुभूमि जैसे डिडवाना, जैसे डिडवाना। ठीक है साहब, इंसानी जीवन पूरी तरीके से गैदरिंग और हंटिंग पर आधारित है, कुछ वैसा कुछ इनके लिए करने के लिए है नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी आज की इस क्लास को आपने पूरी तरीके से एंजॉय किया है। ठीक है, मेरी जो आपसे उम्मीद है, जो मतलब मैं आपसे चाहता हूं, मेरी जो इच्छाएं आपसे हैं कि प्यारे दोस्तों आप केवल नोट्स को जरूर बनाते चलें, है ना। बहुत सुंदर आप नोट्स बनाएं, सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे तो पढ़ने का मन करेगा, और पढ़ने का जब मन करेगा तो आपका सिलेक्शन आपके नजदीक आता चला जाएगा। ठीक है, आप लोक सेवा आयोग को नहीं, लोक सेवा आयोग आपको चुनता है। ये बात जिस दिन बच्चे समझ जाएंगे
उस दिन उनके जो व्यवधान हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनकी जिंदगी में, वो आधे खत्म हो जाएंगे। हम लोग समझते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है सब कुछ, आपके हाथ में है आपकी तैयारी, आप केवल तैयारी करें। लोक सेवा आयोग आपको जिस दिन योग्य पाएगा वो आपको वहां जाकर बिठा देगा जहां आप सपना देखते हैं, और सपने थोड़ा खुली आंखों से देखें तो ज्यादा बेहतर है। रजाई में बैठ के, क्योंकि अब तो सर्दियां भी आ रही हैं, तो रजाई में बैठकर देखे गए सपनों का कोई खास महत्व है नहीं। ठीक है, चलिए साहब, एक बार आप रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं पूरी तरीके से। देखिए साहब, मैंने आपको बताया था, हम प्राचीन भारत की हमने शुरुआत की और हमने पाषाण काल को शुरुआत किया, हेरोडोटस के बारे में मैंने आपसे बात की। फिर आपसे मैंने क्लासिफिकेशन बताया जो रिटन बेसिस पर था, और यानी कि एविडेंस के बेस पर था। फिर मैंने आपके सामने बात करी पाषाण काल की, किसको किस पीरियड में रखा जाता, कौन वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार दिशा में कदम उठाए। फिर मैंने उन शख्सों की आपको जानकारी दी जिन शख्सों ने इस विषय को आगे बढ़ाया और प्रीहिस्टोरिक इंडिया को खोजने में मदद की लोगों की। अगला देखिए, मैंने आपको बताया कि डी टेरा पीटरसन, फिर स्टुअर्ट पिगट की पुस्तक द प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में हम लोगों ने बात की। फिर हमने करी पाषाण काल के को भी हमने फिर 3 पार्टों में बांटा, क्योंकि लंबा टाइम पीरियड था। ये रहा वो क्लासिफिकेशन। फिर हम क्या देखते हैं, पुरा पाषाण काल को हमने शुरुआत की, पुरा पाषाण काल को फिर से हमने 3 पार्टों में बांटा। ये रहा वो क्लासिफिकेशन। फिर हम आगे चले, और आगे चल के हमने देखा तो हमने निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा। और फिर मैंने आपको निम्न पुरा पाषाण काल की कुछ साइट्सों के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं अच्छा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।